स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जब कॉलोनियल रूल इंडिया में आया, मतलब कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इंडिया में खड़ा हुआ, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बने और उन रूल्स एंड रेगुलेशन का पेस्टलिस्ट की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदली, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में जैसे ही कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद समझिए जो पेस्टलिस्ट की ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर आ जा नहीं सकते थे। किसी भी एरिया में वो अपने कैटल्स को ग्रेज नहीं कर सकते थे, उनको चरा नहीं सकते थे। नतीजा ये हुआ कि उनके जो जानवर थे वो धीरे धीरे कम होने लगे और वो अपने जो ट्रेडिशनल उनका ऑक्यूपेशन था उसको छोड़कर एग्रीकल्चर में, आर्टिशंस में, इस तरफ वो जाने लगे। पहले जहाँ वो अपनी मन मर्जी से किसी भी जगह जितने दिन चाहते थे उतनी जगह रहते थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ, रूल्स रेगुलेशन बने, फॉरेस्ट एक्ट बना, तो अब उनको वहाँ से हटाया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि उनकी शिफ्टिंग होने लगी। अब हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदली। देखिए, जो कॉलोनियल्स थे वो चाहते थे कि जो ग्रेजिंग लैंड्स है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दो। इसका फ़ायदा ये होगा ब्रिटिश को कि अभी जो ग्रेजिंग लैंड्स है उससे उनको इनकम नहीं होती है, रेवेन्यू नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर जो लैंड्स थे उन पर रेवेन्यू लगाना शुरू कर दिया, टैक्स लेना शुरू कर दिया, लगान लेते थे वो। तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि अगर हम इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन, मतलब कि एग्रीकल्चर जो लैंड्स है उसमें कन्वर्ट करते हैं तो हमें टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, लैंड को कन्वर्ट करने में ना सिर्फ हमें टैक्स मिलेगा बल्कि जो हमारे जूट, कॉटन, वीट और अदर जो चीज़ें हैं, ग्रेन्स हैं, उनके प्रोडक्शन में हमको प्रॉफिट मिलेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। उनका ये मानना था कि जितना भी जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, मतलब कि जहाँ पर जो पेस्टलिस्ट्स हैं वो अपने जानवरों को चराया करते हैं, वो वेस्ट है, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता है। इवन वहाँ से जो पेड़ उगते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जो जानवर हैं उनको कोपलों को चर जाते हैं तो वो इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो रीज़न ये था कि पहली बात तो वो पेस्टलिस्ट्स का जो एरिया था जहाँ पर वो अपने कैटल्स को चराते थे, उस एरिया को वेस्ट माना करते थे। अभी जिस जगह का पेस्टलिस्ट यूज़ करते थे, अपने पशुओं को चराया करते थे, वो एक प्रकार से वेस्ट थी और वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती थी। तो सबसे पहला काम उनका ये था कि हमें जो वेस्ट लैंड्स हैं उसको कन्वर्ट करना है ताकि जो वहाँ पर खेती हो सके, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा नियम कानून बनाए और जो चरवाहे थे उनसे उस ज़मीन को छीनकर गाँव वालों को दिया जाने लगा ताकि वो लोग इसको यूज़फुल बनाकर इसकी मरम्मत करके इसमें फसल उगाना शुरू कर दें और उसके बाद हमें टैक्स दें। इस तरह के काम करवाने के लिए बाकायदे उन्होंने प्लान्स बनाए। एक पर्टिकुलर गांव में एक मुखिया बना दिया गया जिसका काम था कि वो ज़रूरतमंद लोगों को ज़मीनें दे और उससे टैक्स ले। और जो चरवाहे थे वो धीरे धीरे इसके कारण क्या हुआ, सिमटने लगे और उनके सामने कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आई। देखिए, 19वीं सेंचुरी के मिडिल तक देश के कई अलग अलग हिस्सों में फॉरेस्ट एक्ट्स बना दिए गए थे और उसके बाद कुछ जो फॉरेस्ट थे उनको रिज़र्व कर दिए गए ताकि वहाँ पर कोई भी बग़ैर परमिशन का जो पेस्टलिस्ट है, चरवाहा है, वो नहीं जा पाए और उनको बाकायदा वहाँ से हटाया जाने लगा। जहाँ पर देवदार और साल के पेड़ सबसे ज़्यादा हुआ करते थे उसको रिज़र्व कर दिया गया ताकि वहाँ से ज़्यादा वुड का प्रोडक्शन किया जा सके, लकड़ियाँ वहाँ से पैदा की जा सके। कुछ जो फॉरेस्ट थे उनको प्रोटेक्टेड कर दिया गया ताकि वहाँ पर जितने भी जो पेस्टलिस्ट हैं उनको बंद कर दिया जाए और वो वहाँ पर बगैर परमिशन के अपने कैटल्स को चरा नहीं सकते थे। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया उसके प्लान्स थे और बाकायदा इस प्लान को जो कॉलोनियल्स थे वो यूटिलाइज़ करवाना शुरू करने लगे। हालांकि जो कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग थी वो हो रही थी जिनका काम
परंपरागत कई वर्षों से वो करते आ रहे थे, तो उनको परमिशन थी, लेकिन बगैर परमिशन के, बगैर जानकारी दिए वो किसी भी फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। देखिए, इसके बिहाफ में जो ब्रिटिश थे उनका कहना ये था कि जो चरवाहे हैं वो अगर जंगलों में जाएंगे तो नए जो पौधे निकल रहे हैं उनकी कोपलों को जो जानवर हैं वो चर जाते हैं, जिससे कि जो पौधे हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे ही इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट बने, उसने पेस्टलिस्ट की जो लाइफ है उसे पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले उनके कैटल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी जाती थी वहाँ उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जो फॉरेस्ट थे उनमें एंटर होने के पहले उनको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता था। देखिए, फॉरेस्ट में एंट्री और डिपार्चर के लिए पहले से ही डेट तय की जाती थी, तो इसके कारण उन्हें फॉरेस्ट में रहने के लिए बहुत कम टाइम मिलता था। नतीजा ये होता कि उनके जो जानवर थे उनको अच्छी न्यूट्रिशंस वाली घास नहीं मिल पाती थी। मजबूरी में एक टाइम के बाद उन्हें उस जंगल से निकलना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको उतने ही टाइम के लिए वहाँ पर रहने की इजाज़त दी है। देखिए, अब हम समझेंगे कि जो ऑफिसर्स थे उनका नोमैडिक पेस्टलिस्ट थे, घुमंतू जो चरवाहे थे, उनके प्रति कैसा एटीट्यूड था। जो ऑफिसर्स थे वो घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। जो ऑफिसर्स थे वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले आर्टिशियंस व जो ट्रेडर्स थे और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए पेस्टल की तलाश में रहने वाले जो हमारे पेस्टलिस्ट थे, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल कर रहने वाले जो पेस्टलिस्ट थे, उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। विलेजेस में रहने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहें, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन्हें उनके लैंड्स पर राइट्स दिए जा सके, उनको ज़मीनें दी जा सके, ताकि वो वहां पर रहकर खेती कर सकें। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह पर टिक कर रहती। जो कॉलोनियल्स थे उनकी नज़र में वो लोग जो गाँव में रहते हैं वो ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा डिसिप्लिन माने जाते थे, बजाय कि जो घुमंतू लोग थे, जो चरवाहे थे। 1871 में इंडिया के अंदर एक कानून बना और इस कानून के तहत जो नोमैडिक थे, जो घुमंतू लोग थे, उनको क्रिमिनल का दर्जा दिया गया। मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत वो कम्युनिटीज़ जो क्राफ्ट्समैन की थी, ट्रेडर्स थी और जो पेस्टलिस्ट थे, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स में क्लासिफाइड किया गया। इस तरह की कम्युनिटीज़ को बाय बर्थ क्रिमिनल का दर्जा दिया गया। जो जन्मजात ही अपराधी पैदा हों, ऐसा उनको नाम दिया गया। जैसे ही जो एक्ट है वो लागू किया गया, उसके बाद से ही इस तरह की कम्युनिटीज़ को एक अलग से नोटिफाइड विलेज में कैटेगराइज कर दिया गया और उसी एरियाज़ में ये लोग रह सकते थे। देखिए, बगैर परमिट के वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे और उसके अलावा इन लोगों पर नज़र रखने के लिए जो विलेज पुलिसेस है वो भी बनाई गई और उनको कहा गया कि ऐसे लोगों पर, घुमंतुओं पर नज़र रखो। देखिए, ब्रिटिश ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जो मर्जी चाहा, जो संभव था वो उसने किया। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन के रिसोर्सेस उन्होंने बनाए, जो पुराने थे उनमें टैक्स बढ़ाया और नए भी क्रिएट करने शुरू किए। और इसी के अंतर्गत जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली चीज़ें थी, जैसे कि चाहे नहर का पानी हो, नमक हो, आपके ट्रेड्स गुड्स हों और इवन एनिमल्स, जानवरों तक पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। हर एक पेस्टलिस्ट को अपने जानवरों को पेस्चर में चराने के लिए टैक्स देना पड़ता था। हमारे देश के अधिकतर जो एरियाज़ हैं उनमें 19वीं सेंचुरी के मिडिल से ही जानवरों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रति जो कैटल्स थे, टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूलने की जो व्यवस्था थी वो दिनों दिन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। 1850 से लेकर 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूलने का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना टैक्स वसूल सकते थे। 1880 के डिकेड्स तक आते आते गवर्नमेंट ने अपने जो लोग थे, उनके मेंबर्स थे, उनके माध्यम से
सीधे जो पैस्टोरलिस्ट थे उनसे ही टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हर एक पैस्टोरलिस्ट को एक पास जारी कर दिया जाता था। किसी भी चरगाह में, किसी भी पेस्चर में दाखिल होने के लिए उन्हें अपना जो पास था उसे दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। जो पैस्टोरलिस्ट था उनके पास जितने भी जानवर थे उसके हिसाब से उनको टैक्स चुकाना पड़ता था और इस बात को उस जो पास था उसमें दर्ज किया जाता था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि जैसे ही इंडिया में कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश हुआ, हम जानते हैं कि इंडिया में जब कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश हुआ तो ना सिर्फ जो पैस्टोरलिस्ट थे, घुमंतू लोग थे, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, बल्कि और भी जो फार्मर्स थे सभी पर तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, जिसका प्रभाव उनकी ज़िंदगी पर पड़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए।